तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का अमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में अभी हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं और बॉटनी में हम लोग शैवालों पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी एल्गी के हैबिटेट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और हम लोगों ने देखा कि उनके हैबिटेट कई प्रकार से है, मतलब कई जगहों पे पाए जाते हैं वो, और उसके लिए कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं साइंस में, उसे हम लोगों ने देख लिया था और वहाँ से प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा डीप में जाकर के चीज़ों को हम लोग पढ़ना पड़ रहा है ताकि यूपीएससी के टारगेट से हम लोग पढ़ेंगे तो बाकी स्टेट पीसेस अपने आप उसमें आ जाएगा, समाहित हो जाएगा। और मैं बताता हूँ कि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़ा गहराई से जाकर के प्रश्न पूछा जाता है। सेम वही जब स्टेट पीसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रश्न सतही लेवल पे पूछा जाता है। सतही लेवल मतलब कि बस आपकी सतही जानकारी से काम चल जाता है वहाँ पे, लेकिन यूपीएससी में सतही जानकारी नहीं मांगता, वहाँ पे आपको थोड़ा डीप नॉलेज की डिमांड करता है। हालांकि सिलेबस में तो लिखा होता है सामान्य जानकारी, सतही जानकारी की बातें करता है, लेकिन प्रश्न देखने के बाद समझ में आता है कि सतही जानकारी से ये काम होने वाला नहीं। उसके लिए हमें थोड़ा गहराई में जा करके पढ़ना होगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, पढ़ना है, तो पहला काम आप सीधे ये करिए कि आप प्रॉपर वे में कोचिंग करके नोट्स अपना बना लीजिए। यही नोट्स आपके आगे के रास्ते आसान कर देगा। इस पर मैंने खूब डिस्कशन किया है कई बार, आगे चल करके भी मैं डिस्कशन करूंगा। मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से लाभदायक होता है, किस तरीके से ये काम करता है आपके सिलेक्शन में, आपके कॉन्फिडेंस के बूस्टअप के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी आए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। वो आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप एक सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे और हर चीज़ आपके कॉपी में नोट्स होगा, ताकि जब भी आपका दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो, पन्ना पलटिए और रख लीजिए। आप बार बार किताब नहीं खोलेंगे। 500, 700, 800 पेज की किताब में आप 200, 100 पेज भी अपने माइंड में नहीं रख सकते, 50 पेज भी अपने दिमाग में रख नहीं सकते। लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं वो 200 पेज का हो जाएगा, वो पूरा माइंड में आपके रहेगा और यही से सारा काम हो जाना है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये किताबें पढ़िए, ये प्रिंटेड मटेरियल पढ़िए, इनका नोट्स पढ़िए, उनका पढ़िए, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप फिर निश्चिंत होकर के पढ़िए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना काम कर लीजिए। उसके ज़्यादा इधर उधर ये चीज़ें वो चीज़ें कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। आपको महसूस ही नहीं होगा कि मैं इससे बाहर भी कुछ देखूँ। आपको लगेगा कि सब कुछ यहाँ से काम हो जा रहा है। बस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर साथ में रख लेना है, वहीं से बस काट छाट कर लेना है, कुछ चीज़ें ऐड कर लेना है, कुछ चीज़ें हटा देना है, बस उसी से। बाकी किताबें, नोट्स, प्रिंटेड मटेरियल, पीडीएफ मटेरियल, ये सब सारी चीज़ों से छुटकारा। अदरवाइज आप फंस जाएंगे ऐसे डायलेमा में कि आप दुविधा में फंस जाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम टाइम में मैं ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, इसको पढ़ूँ कि उसको पढ़ूँ, और कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जब आपका एक ऐसा नोट्स होगा जिस पे आपका पूरा विश्वास होगा, पूरा कॉन्फिडेंस होगा, तो आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे इधर उधर, फिर उसी पे फोकस करेंगे और वहीं से आपका रास्ता आसान हो जाएगा, वहीं से एग्जाम निकलना शुरू हो जाएगा। आँख बंद करके इन सब चीज़ों पे फॉलो कर लीजिए, आप देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। साइंस में बेसिकली हम लोगों का फोकस है कि जो सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो साइंस जहाँ से पूछा जाता है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। मेंस में टेक्नोलॉजी पूछता है, सीधे सीधे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं हमारी प्रौद्योगिकी से, यहाँ से भी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री से कनेक्ट हो रहा था, ऐसे ही जूलॉजी और बॉटनी से भी प्रौद्योगिकी से कनेक्ट होगा। तो जो जो चीज़ें कनेक्ट होगा उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। बाकी प्रौद्योगिकी के कुछ अलग टॉपिक्स होते हैं टेक्नोलॉजी के, उसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो मेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में भी टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछता है, 2-3 प्रश्न पूछता है, तो सामान्यतः वो करेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है या इस तरीके का प्रश्न होता है जो इसी जीके के सेक्शन से जुड़ जाता है, जीएस वाले सेक्शन से, तो उसे भी हम लोग करते हुए चलेंगे। लेकिन मेंस के लिए प्रॉपर वे में आपको टेक्नोलॉजी तैयार करना होगा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब ये जूलॉजी और बॉटनी दोनों एंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, जो बेसिकली मेंस के अकॉर्डिंग होगा। मेंस में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, डीप में जाकर के थोड़ा विस्तृत अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे तरीके को कि मैं कैसे क्लासेस पढ़ाता हूँ, किस तरीके से मैं लेकर के चलता हूँ, और उसका सर्वाधिक लाभ आप लोगों को मिलता है। मुझे क्या मिलता है, मुझे ज़्यादा मेहनत करना होता है आप लोगों के लिए, कि आपको कम मेहनत करना हो। कम क्या, बिल्कुल भी मेहनत आपको ना करना हो, बस मैं जो दूँ बस उसी पे वर्क कर जाइए। मैं जो नोट्स बनवा रहा हूँ बस उस पर वर्क करिए, मेरे लेक्चर्स पे और मेरे नोट्स पे वर्क कर लीजिए, बस कुछ भी मत करिए इधर उधर, कोई किताब ये वो कुछ मत करिए, इतना कर लीजिए। उसके बाद आपको समय मिले तब किताबें बाकी चीज़ें पढ़िए, फिर आपको सब कुछ हलवा लगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे शैवालों के हैबिटेट के ऊपर। हैबिटेट यानी कि शैवालों के आवास के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि शैवाल
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके आवास क्या क्या है, जिसे हम लोगों ने 2 लेक्चर में समझा। वहाँ से प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं। जब यूपीएससी में जिस टॉपिक से या जिस बिंदु से प्रश्न पूछा जाता है वहाँ से एक बार पूछ लिया जाता है तो आगे संभावना हो जाती है कि स्टेट पीसीएस में भी वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। बस अंतर ये होता है कि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछता है थोड़ा डीप में जा करके प्रश्न पूछता है, और स्टेट पीसीएस में प्रश्न थोड़ा सतही लेवल पे पूछता है। सतही जानकारी से भी आप पीसीएस में काम हो जाता है। 1 लाइनर प्रश्न होता है तो सतही जानकारी है तो काम हो जाता है, तुक्का भी वहाँ काम चल सकता है। लेकिन यूपीएससी में ये काम नहीं चल पाता, उसके लिए आपको प्रॉपर वे में स्टडी करना ही होता है। जब तक आपके पास जानकारी नहीं है तो आप तुक्का भी वहाँ काम नहीं चला सकते। तो हम लोग उस लेवल पे जा रहे हैं यूपीएससी के लेवल पर, ताकि स्टेट पीसीएस आपको बिल्कुल हलवा हो जाए, आसान हो जाए, आपको सोचना ही ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना हो। बस आप जो मैं लिखा रहा हूँ, जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते चले जाइए। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली एल्गी के सेल स्ट्रक्चर पे, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है तो आने वाले समय में स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। शैवालों को लेकर के कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको कन्फ्यूज करते हैं। जैसे प्रश्न आ जाएगा शैवाल प्रोकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं, तो इसमें अगर 2 में से एक चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे? अगर आपका सही जवाब होना चाहिए कि सही जवाब क्या होना चाहिए तो वो क्या जवाब होना चाहिए। एक्चुअल में कई तरीके चलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि शैवाल दोनों होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, दोनों सही है। लेकिन आपको एग्जाम में 2 में से एक ही चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? तो आप चूज करेंगे कि शैवाल यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शैवाल यूकैरियोट्स होते हैं। शैवालों का सिर्फ एक वर्ग है जो प्रोकैरियोट्स में आता है, मैं आगे नोट कराऊंगा इसको। बाकी जितने भी शैवाल हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स होने का मतलब कि उनके जो सेल है, कोशिका है, वो विकसित कोशिका, उसमें कोशिकांग, सेल वाल, बाकी चीज़ें पाई जाएंगी। प्रोकैरियोट्स होते हैं तो वो शुरुआती कोशिकाएं हैं जिसमें बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को आगे समझना है अच्छे तरीके से, ताकि एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। शैवालों के बारे में कहते हैं कि शैवालों को किसी एक विशेष वर्ग में नहीं रखा। जैसे जीवाणुओं को हम लोगों ने मोनेरा जगत में रख दिया, लेकिन जब शैवालों की बात आती है तो कौन से जगत में, कौन से किंगडम में रखेंगे, तो ये तय नहीं हो पाता, क्योंकि शैवाल प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं। तो कई प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं उनके अंदर। कई प्रकार के गुण प्रदर्शित करने का मतलब कई सारे शैवाल ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर जो है कि सेल वाल नहीं पाई जाती। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं, मतलब ज़्यादातर शैवाल ऐसे होते हैं जिसमें सेल वाल पाया जाता है। कई शैवाल ऐसे होते हैं जो सेल वाल की जगह कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं, पैक्टिन नाम की चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे अपने आकार को बदल देते हैं। बहुत सारे शैवाल ऐसे होते हैं जो ये नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे गुण हैं। तो शैवाल कई प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। भाई बहुत सारे शैवाल ऐसे होते हैं जो क्या नाम है कि जिनमें गुणसूत्र, क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन बहुत सारे शैवालों में क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। कई सारे शैवाल ऐसे हैं जो अपनी संरचना, अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, लेकिन बहुत से शैवाल ऐसे हैं जो अपने शेप को चेंज नहीं कर पाते। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, शैवालों के कई सारे ऐसे गुण हैं जो एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, यानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा होता है कि एक शैवाल ये भी है, शैवाल वो भी है, इसमें क्रोमोसोम पाया जा रहा है, इसमें क्रोमोसोम नहीं पाया जा रहा है। शैवाल ये भी, ये अपने आकार को बदल ले रहा है, लेकिन ये शैवाल आकार को नहीं बदल पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चीज़ें भिन्न होंगी, उनके सेल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ अलग होगा। इस वजह से इन्हें किसी एक किंगडम में, एक जगत में नहीं रखा जाता। फिर अलग अलग जैसे जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं वो उसी गुण के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग किंगडम में रख दिया जाता है। मोनेरा किंगडम में रख दिया जाता है, प्रोटिस्टा में रख दिया जाता है, प्लांटी में रख दिया जाता है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, तो जैसा गुण प्रदर्शित करते हैं वैसा रख देते हैं। बहुत सारे शैवाल ऐसे हैं जो हमें सूक्ष्म आंखों से, मतलब सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देंगे, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे। उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना होगा। लेकिन बहुत सारे शैवाल ऐसे हैं जो 50 मीटर लंबे होते हैं, हमें नग्न आंखों से दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। तो इन गुणों के आधार पर ही शैवालों को कोई विशेष एक पार्टिकुलर किंगडम शैवालों का नहीं है। अगर प्रश्न पूछ जाए कि शैवालों का कोई विशेष पार्टिकुलर किंगडम नहीं है। शैवालों को किस किंगडम में रखा जाता है? तो प्रोटिस्टा में रखा जाता है, मोनेरा में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, प्लांटी में रखा जाता है। ऐसे कई किंगडम में हम शैवालों को शामिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। इन गुणों के आधार पर ही इन्हें अलग अलग किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है शैवाल को लेकर। कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जो काई आप देखते हैं तालाबों में जमा हुआ ऊपर, वो भी एक शैवाल है। टेलीफोन के खंभों के ऊपर आप जो काई देखते हैं वो भी एक शैवाल है। जहाँ पानी गिरता है नल के पास, वहाँ हरे रंग का आप देखते हैं काई, वो भी एक शैवाल है। एक शैवाल हमारे पेट में, आंतों में भी पाया जाता है, जो से हम नहीं देख पाते हैं, जो हमारे नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, वो सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देगा। तो ये सारे गुण प्रदर्शित करते हैं। इस वजह से शैवालों को हम किसी एक विशेष किंगडम में नहीं रखते हैं।
उनके लिए अलग 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 किंगडम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज भी डिस्कशन करेंगे शैवाल का सेल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं आपको एक चित्र दिखा दूँ। ये शैवाल का सेल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है शैवालों में, ध्यान रखिएगा। फ्लैजिला कहाँ? बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। क्या काम आता है फ्लैजिला? मैंने डिस्कशन किया था। फ्लैजिला क्या होता है? मोशन के काम आता है, इनके चालन के लिए काम होता है, गति के लिए इंपॉर्टेंट होता है फ्लैजिला। इसके अलावा शैवालों में कुछ विशेष चीज़ पाए जाते हैं, जैसे स्टार्च गेन स्टोर पाया जाता है, जहाँ पे स्टार्च इकट्ठा होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर शैवालों में एक चीज़ और पाया जाता है, आई स्पॉट पाया जाता है, स्टिग्मा भी इसे बोलते हैं। इसे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस ये चित्र आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, हो सके तो ये चित्र अपना बना भी लीजिएगा आप लोग, कुछ करना नहीं है। ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है इधर, ये वाला, ये गोल्जी का बॉडी होता है, इस क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों में। बाकी उसमें और भी जैसे सेल वॉल है ये, फिर और भी चीज़ें। ये चित्र बस आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए कि शैवाल किस तरीके के चित्र है। फ्लैजिला को लेकर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसी में एक होता है, किसी में दो होता है, किसी में असंख्य फ्लैजिला होता है। संख्या भी अलग अलग भिन्न होता है, इनके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, उसे भी मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा डीप में जाकर के अध्ययन करेंगे हम लोग, इतना ध्यान रखिए। अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए कि जब आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो फुल्ली प्रिपेयर रहिए कि खूब सर डिटेल में पढ़ाएंगे चीज़ों को। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, जहाँ हम लोग साइंस लगभग 200 लेक्चर में पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मिला करके, और बहुत सारे लोग 200 लेक्चर में तो 2-2 सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं। आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे लड़के भटकते ही रहते हैं कि एक जगह कोचिंग से उनको संतुष्टि नहीं मिलती। एक जगह पढ़ेंगे कोचिंग, दूसरी जगह पढ़ेंगे, तीसरी जगह पढ़ेंगे, उनके पास 3 नोट्स होगा, फिर बाद में उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इस नोट्स को पढ़ूँ, इस नोट्स को पढ़ूँ, इस नोट्स को पढ़ूँ। क्योंकि एग्जाम टाइम में आप तीनों नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते, आपको दिमाग में तो रखना है ना। एक रहेगा तो आप रिवाइज कर पाएंगे, उस पर बार बार वर्क कर पाएंगे। तो इसी वजह से बच्चे डायलेमा में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उस समय निकलता चला जाता है। फिर एक समय आता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम फंस गए। यहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े, 50 नोट्स हो गया, 50 तरीके की बुकलेट हो गई हमारे पास, 50 प्रिंटेड मटेरियल हो गया, 50 टीचरों की 50 तरीके की बातें हो गई, 50 तरीके का डायरेक्शन हो गया, गाइडलाइन हो गया। आपको कन्फ्यूज हो जाए कौन सा ले कौन सा न ले। जब आपको जब समझ आएगा कि हमें ये वाला डायरेक्शन सही था, तब तक आपका समय निकल जाएगा। फिर आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे कि आप चल करके एग्ज़ाम दीजिए। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के, मतलब इस चीज़ को लेकर के तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन सही मिलेगा। जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको सही मिलेगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बहुत मेहनत से, उसके बाद आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। और मेरी कोशिश होती है, चूँकि ऑनलाइन चीज़ें जा रही हैं, एक बार चली गई तो चली गई, कोई चीज़ गलत ना हो। अभी तक का रिकॉर्ड है, मैंने बहुत सारे विषय पढ़ाया। शायद रेयर एंड रेस्ट कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी दिमाग से कोई चीज़ें मिस हुई होंगी, अदरवाइज मैंने 99.99% आपको सही चीज़ें देने की कोशिश की है। सही कॉन्सेप्ट, सही फैक्ट, गलत नहीं। तो यहाँ आने पर आप इस चीज़ से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। कंटेंट को लेकर के आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है? बिल्कुल आपको सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा। आपको मेहनत कैसे कराया जा रहा है? उसी अप्रोच में कराया जा रहा है जैसा सिविल सर्विसेज में डिमांड है। ये तो साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग साइंस में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं या इतिहास पढ़ रहे हैं। मेरा मकसद ही होता है कि आपको हर विषय को इतना आसान हलवा बना दिया जाए कि आपको लगे ही ना कि विषय टफ है। चाहे जो भी विषय हम लोगों ने पढ़ा, हर विषय को ईजी कर देना। सिविल सर्विसेज में यही एक खास क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि हर विषय को ईजी कर दीजिए। जब आप चर्चा करिए उस पर तो लगे कि हाँ जानकार है आप। आपका एकेडमिक लेवल पे साइंस रहा है नहीं रहा है, आप एकेडमिक लेवल पे हिस्ट्री रहा है, पॉलिटी ज्योग्राफी रहा है कि नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप जब मुझसे पढ़ेंगे तो आप अपने आप को उस लेवल पे पाएंगे कि आप उससे भी बात कर सकते हैं जिसका एकेडमिक लेवल पे नेट JRF से हिस्ट्री किया हो, पॉलिटी किया हो, ज्योग्राफी किया हो। आप उससे समकक्ष खड़े होकर बातें करेंगे। और जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं जो साइंस नहीं पढ़े हैं, साइंस पढ़ने के बाद मैं उनको BSc और MSc बच्चों के समकक्ष ला के खड़ा कर दूंगा। आपकी समझ उतनी हो जाएगी, आप समझेंगे हर एक चीज़। ऐसा नहीं कि आप लोगों का बड़ी अननोन चीज़ है, मैं इस तरह नहीं समझ पा रहा हूँ, साइंस से जैसा डर लगता है खासतौर से आर्ट वाले बच्चों को, वो डर मैं ख़त्म कर दूंगा। और जो साइंस वाले बच्चे हैं वो जुड़ेंगे, उनके लिए फ़ायदा होगा, एक प्रॉपर कंटेंट उन्हें मिल जाएगा, समझ जाएंगे। वो चूँकि पढ़े हुए हैं तो सब कुछ उनके लिए थोड़ा समझने वाली चीज़ें रहेंगी, आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन उनके पास एक प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर नोट्स अच्छा हो जाएगा, जिससे फिर उनको बार बार 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नोट्स रखते रहिए, दिमाग में रखते रहिए, क्योंकि हमें माइंड में रखना भी है। तो एग्जाम में अगर परफॉर्मेंस देना है तो अपने दिमाग में चीज़ें रखनी होंगी। तो थोड़ा सा लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, शैवालों का कोशिका संरचना। शैवालों का कोशिका संरचना, कोशिका संरचना, ध्यान रखिए, लिखिए। शैवाल मैंने भी समझाया, थोड़ा सा एक परिचय लिख लेते हम लोग, ताकि जो कन्फ्यूजन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, एक जगत में क्यों नहीं रखा जाता, ये सारे जवाब यहाँ पे आपको मिलेंगे। शैवाल
यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों प्रकार के होते हैं, तथा ये विभिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, अच्छा, विभिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या मतलब? मैंने बताया कई सारे शैवालों में क्रोमोसोम पाया जाता है, बहुत सारे शैवालों में क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। कई शैवाल सूक्ष्म आंखों से दिख जाते हैं, बहुत सारे शैवाल हमें सूक्ष्म आंखों से नहीं दिखते, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। कई सारे शैवालों में शैवाल पाया जाता है उनके सेल स्ट्रक्चर में, कई सारे शैवालों के सेल स्ट्रक्चर में शैवाल नहीं पाया जाता। तो अलग अलग कई सारे गुण प्रदर्शित करते हैं, इस वजह से मैंने लिखा कि ये विभिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये विभिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए शैवालों को किसी विशेष जगत में, जगत क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। किंगडम में नहीं रखा जाता, बल्कि ये कई जगत के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनके गुणों के आधार पर इन्हें अलग अलग किंगडम में रखा जाता है, किंगडम यानी कि जगत में रखा जाता है। ध्यान रखिए, किंगडम में रखा जाता है। अब तो क्लियर है इनको अलग अलग किंगडम में क्यों रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया को हम लोगों ने मोनेरा किंगडम में रख दिया, तो एक स्पेशल किंगडम हो गया, उनका मोनेरा हो गया। शैवालों के बारे में कहा जाए भैया कौन सा किंगडम है इनका स्पेशल, तो आप कहेंगे नहीं, कोई स्पेशल किंगडम नहीं है, अलग अलग किंगडम में रखते हैं, क्योंकि ये कई सारे अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जो गुण जिस किंगडम में मिल जाता है उस किंगडम में उस शैवाल को हम लोग रख देते हैं। जैसे नीलहरित शैवाल, जैसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उसे मोनेरा में रख दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो एक होता है माइक्रो सूक्ष्म शैवाल और एक होता है मैक्रो जो बड़े शैवाल होते हैं, तो उनको भी अलग अलग, जैसे मैक्रो जो होता है उसे प्लांटी में रख दिया जाता है, जो माइक्रो होता है सूक्ष्म होता है उसे प्रोटिस्टी जगत में रख दिया जाता है, तो प्रोटिस्टा जगत में रख दिया जाता है। तो अलग अलग चीज़ें रखते हैं। क्यों रखते हैं ये चीज़ें यहाँ पे समझ चाहिए, क्योंकि गुण अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, तो जौन से गुण जिस किंगडम से मिलता है उसी किंगडम में उन्हें शामिल कर लिया जाता है। तो शैवालों का कोई एक विशेष या पर्टिकुलर किंगडम नहीं है जिसमें बोल दें कि शैवाल इस किंगडम में आते हैं या इस जगत में रखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया है ना ये, हाँ, कोई विशेष जगत या किंगडम में नहीं रखा जाता, ये ध्यान रखिएगा, इसे अंडरलाइन करिएगा। क्यों? उसका जवाब यह मिलेगा क्योंकि ये कई गुण प्रदर्शित करते हैं, तो जो गुण इसमें प्रदर्शित करते हैं जिस किंगडम में मिलता है उसमें रख देते हैं। तो जैसे लिख लीजिए रखा जाता है, जैसे एक दो एग्जाम्पल में लिखवा देता हूं। जैसे नंबर 1 लिखिए, नीलहरित शैवालों को मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। कहाँ रखते हैं इसको? मोनेरा किंगडम में रखते हैं नीलहरित शैवाल को। नीलहरित शैवाल आपको याद है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? नीलहरित शैवालों को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब बैक्टीरिया किस में रखा गया था? मोनेरा में, क्योंकि इनके गुण ज्यादातर किससे मिलते हैं? बैक्टीरिया से मिलते हैं नीलहरित शैवालों को, इसी वजह से इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये भी लिख लीजिए, लिखिए, चूंकि इनके अधिकतर गुण बैक्टीरिया से मिलते हैं, इसलिए इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। साइनोबैक्टीरिया अलग है और नीलहरित शैवाल अलग है, ब्लू ग्रीन एल्गी अलग है और साइनोबैक्टीरिया अलग है। कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, मैंने शायद डिस्कशन किया भी था। और आप याद करिए, जब हम लोगों ने जीवन की उत्पत्ति वाला लेक्चर में पढ़ाया था तो उस दौरान मैंने बताया था कि पृथ्वी पर पहली बार स्वतंत्र जो ऑक्सीजन के अणु हमारे सामने आए या पूरे वायुमंडल में फैला, किसकी वजह से? यही साइनोबैक्टीरिया की वजह से। ये पहला ऐसा जीव था जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता था, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकता था, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसने पानी और सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया और ऑक्सीजन के अणु इसने मुक्त किए।
और ढेर सारे साइनोबैक्टीरिया मिलकर के इतना ज़्यादा ऑक्सीजन इन्होंने मुक्त किया कि पूरे वायुमंडल में हमारे आज जो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 21-22% उसकी वजह से, इनकी वजह से आया, और इसी वजह से ऑक्सीजन क्रांति आ जाती है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन का कारण कौन है? साइनोबैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि ये पहले ऐसे जीव थे जो ऑक्सीजन मुक्त करते थे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को मुक्त करते थे, स्वतंत्र ऑक्सीजन के अणुओं को मुक्त करते थे। तो ऑक्सीजन क्रांति के कारण कौन है? साइनोबैक्टीरिया। यहां लिख लीजिए, यह धरती के पहले ऐसे जीव हैं, धरती के पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने धरती के वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन को मुक्त किया, स्वतंत्र ऑक्सीजन को मुक्त किया। स्वतंत्र मैं क्यों लिखवा रहा हूं? स्वतंत्र ऑक्सीजन, क्या उससे पहले ऑक्सीजन था? हाँ था, पानी था तो ऑक्सीजन तो था ही। ऑक्सीजन के अणु स्वतंत्र नहीं थे, बधे हुए थे, H2O पानी के रूप में बधे हुए थे, वाष्प के रूप में बधे हुए थे, स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं था, फ्री। अभी हम लोग सांस ले रहे हैं किस वजह से? स्वतंत्र ऑक्सीजन की वजह से ले रहे हैं। अगर यही स्वतंत्र ऑक्सीजन बन जाए, बॉन्ड बना ले और बॉन्ड बना करके पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। तो स्वतंत्र ऑक्सीजन के रूप में मुक्त करने वाला कौन है? साइनोबैक्टीरिया। तो धरती पे जीवन की शुरुआत जो हुई ऑक्सीजन आने के बाद, ऑक्सीजन हुआ, जीवन तेजी से प्रोसेस आगे बढ़ा, तो धरती पे जीवन की शुरुआत किसके द्वारा हुआ? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। साइनोबैक्टीरिया जीवन देने वाला। और ये साइनोबैक्टीरिया करता क्या था? फोटोसिंथेसिस करता था, प्रकाश संश्लेषण करता था, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन को मुक्त करता था। तो धरती पे जीवन देने वाला ऑक्सीजन किसके द्वारा? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। क्या माध्यम? प्रकाश संश्लेषण। और यही आगे चल करके जब चीजें बदलती हैं तो हम पाते हैं कि प्लांटों में भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ हुई। तो प्लांटों का एक कॉमन अगर एंसेस्टर माना जाए, कौन हो गया? प्लांटों का, यानी जितने भी पादप हैं उनका पूर्वज कौन हो गया? साइनोबैक्टीरिया हो गया। आज जितने भी प्लांट है क्या है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करने वाला पहला जीव साइनोबैक्टीरिया। ये क्या हो गया? सबका पूर्वज हो गया। जितने भी पौधे हैं सबका पूर्वज हो गया साइनोबैक्टीरिया। आज जितने भी पौधे हैं सब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन हमें मुक्त मिलता है, जो मुक्त ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। आज भी हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब इसे हम बोलते हैं कि ये पृथ्वी पर जीवन देने वाला है, तो आज भी पौधे क्या होते हैं? जीवन देने वाले माने जाते हैं। पौधा लगाओ जीवन बचाओ का नारा इसी वजह से दिया जाता है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आप लोगों को पता है कई सारे आंदोलन चले पौधों को लेकर के। चिपको आंदोलन चला कि पेड़ को काटा ना जाए, उन्हें भी दर्द होता है, इसी महसूस कराया गया आम लोगों को। कुछ जैसे हमें चोट लगती है, दर्द होता है, वैसे पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। तो लोग चिपक जाते थे पेड़ों को, जहाँ भी काटने वाला कोई पहुँचता था, जंगलों कटाई चिपक जाता। लेकिन आज तो धुआंधार कटाई हो रही है, बड़े बड़े चीज़ें दी जा रही हैं, बड़े बड़े जो है कि कारपोरेट को, अडानी जैसे लोगों को बड़े बड़े जंगल साफ करने के दे दिया जा रहा है ठेका, पता भी नहीं चल पा रहा है। लाखों पेड़ें काटी जा रही हैं। तो साइनोबैक्टीरिया स्वतंत्र ऑक्सीजन को मुक्त किया, इसीलिए इसे बोलते हैं कि धरती पे जीवन की शुरुआत करने का कारण किसके द्वारा हो गया? साइनोबैक्टीरिया। ये आ गया हम लोगों का, सबका पूर्वज क्या हो गया? हम लोग आ गया। लूका फूका अगर छोड़ेंगे वो शुरुआती दौर है, उसके बाद आएंगे तो साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, जो हम लोगों का पूर्वज है। प्लांटों का भी पूर्वज हो गया, यानी पौधों का भी पूर्वज और हमारा भी पूर्वज, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद ही मनुष्य का जीवन अस्तित्व में आता है, सबका पूर्वज होगा। ये सारी चीज़ हम लोगों ने लिखा है। स्वतंत्र ऑक्सीजन को मुक्त किया, जिसके कारण ही ऑक्सीजन क्रांति हुई, ऑक्सीजन क्रांति हुई। ठीक, यहां तक हो गया। एक दूसरा लिखिए, माइक्रो एल्गी या शैवाल, सूक्ष्म शैवाल जिसे बोलते हैं, सूक्ष्म शैवाल को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है, जगत में रखा जाता है। इसी प्रकार तीसरा माइक्रो एल्गी हो गया ना, फिर हो जाएगा मैक्रो एल्गी। मैक्रो एल्गी को प्लांटी जगत में रखा जाता है, प्लांटी किंगडम में
रखा जाता है, इसको आदि कर लीजिएगा। ऐसे अलग अलग चीज़ें हम लोग डिवाइड कर देते हैं इनके गुण और विशेषता के आधार पे, कि जौन से शैवाल जिस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं उसी किंगडम में इन्हें शामिल कर लिया जाता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा ये हो गया। अब आइए थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। शैवालों का एक वर्ग है जिसे बोलते हैं हम लोग साइनोफाइसी। लिखिए, शैवालों का एक वर्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शैवालों का एक वर्ग है जिसे साइनोफाइसी कहते हैं। साइनोफाइसी, ध्यान रखिए, अलग अलग शैवालों को वर्ग बांटा है, रोडोसाइरा, साइनोफाइसी, ऐसे कई सारे वर्ग हैं शैवालों के। साइनोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं समानते हैं इसमें नीलहरी शैवाल और बाकी आते हैं। जो नीलहरी शैवाल बोलते हैं, इसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इसमें नीलहरी शैवाल आते हैं। साइनोफाइसी में नीलहरित शैवाल। तो साइनोफाइसी जो वर्ग है शैवाल, एक वर्ग है मात्र जिसकी कोशिकाएं प्रोकैरियोट्स होती हैं, यानी ये प्रोकैरियोट्स प्रकार के होते हैं। बाकी के जितने भी शैवाल हैं, जितने भी वर्ग हैं शैवालों के, वो सब यूकैरियोट्स के तहत आते हैं। तो सिर्फ एक ही ऐसा वर्ग है शैवालों का जो प्रोकैरियोट्स होता है। बाकी शैवालों के जितने भी वर्ग हैं क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होता है? जिनका कोशिका पूरी तरीके से विकसित होता है, सेल वॉल होता है, फिर अंदर कोशिकांग होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक भी पूरी तरीके से कवर्ड होता है झिल्ली से, यानी वो भी सुकायक केंद्रक होता है, सुसंगठित केंद्रक होता है, बेसिकली पूरा संगठन होता है, विकसित होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें जो केंद्रक होता है सुसंगठित में बिखरा हुआ होता है केंद्रक, सेल वॉल उसमें पाया नहीं जाता है ना। जो कोशिकांग होते हैं वो अविकसित होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं उसमें, तो ध्यान रखिए। तो ये जो शैवाल है नीलहरी शैवालों को या साइनोफाइसी बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा? इसमें केंद्रक बिखरे हुए होंगे, सुसंगठित केंद्रक नहीं होगा, जो कोशिकांग होंगे अविकसित होंगे। तो ऐसे सेल या ऐसे कोशिका को आद्य कोशिका कहा जाता है। हम लोगों ने जीवाणु पढ़ते समय, बैक्टीरिया पढ़ते समय इस पर डिस्कशन किया था। तो ये जो गुण है नीलहरी शैवालों का, इसी को बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो किसका गुण प्रदर्शित कर रहा है? वो बैक्टीरिया गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो इसे हम लोग रख दिए किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। लेकिन है क्या एक्चुअल में? ये शैवाल है, एल्गी है ये। तो अब प्रश्न पूछा जाए कि शैवाल कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं? और दो में से अगर एक ही चूज करना हो तो आप क्या पाएंगे कि शैवाल सामान्यतः यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक वर्ग है सामान्यतः। लेकिन अगर दोनों में से हो जाए कि शैवाल होते हैं यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ए और बी दोनों, तो हम दोनों मान लेंगे, क्योंकि शैवाल तो है ही है। साइनोफाइसी वर्ग के जितने शैवाल है वो तो होते हैं प्रोकैरियोट्स, बाकी शैवाल यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन दोनों में से अगर चूज करना हो तो हम क्या चूज करेंगे? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स चूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट शैवाल का सिर्फ एकमात्र वर्ग होता है। तो ये भी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। जैसे मैंने बताया कि शैवाल परजीवी होते हैं, कुछ शैवाल हल्के परजीवी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर शैवाल क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। अब आपको चूज करना हो परजीवी और स्वपोषी में, तो हम चूज करेंगे स्वपोषी, क्योंकि सामान्यतः शैवालों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके माध्यम से अपने भोजन को निर्माण कर लेते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो परजीवी रूप में दूसरे को परजीवन जीवित करते हैं, तो अलग चीज़ है। चलिए, तो शैवालों के कोई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइनोफाइसी वर्ग मैंने लिख दिया, इसमें सामान्यतः नीलहरी शैवाल आता है, उसी वर्ग में ढेर सारे शैवाल आते हैं। तो साइनोफाइसी वर्ग शैवालों का एक वर्ग है, साइनोफाइस वर्ग है जिसे साइनोफाइसी कहते हैं। सेंटेंस बना लीजिए, कहते हैं इसके कोशिकाओं का संगठन, इसके कोशिकाओं का संगठन प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। डरा दिया मोबाइल ऑटोमेटिक कैसे चालू हो गया भैया? चलिए, तो मैंने क्या बताया? एक मिनट, डिस्टर्ब कर दे रहा है फोन। आइए देखिए, ये और पता नहीं फोन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। ठीक, इसको पूरा करिए, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। तो प्रोकैरियोटिक प्रकार का मतलब हो गया, अर्थात इसमें जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है, जो कोशिकांग है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, तो ऐसे कोशिकाओं को आद्य कोशिका कह दिया जाता है, या प्राइमेटिव भी बोल देते हैं हम लोग ना, प्रारंभिक कोशिका प्रकार का होता है। अर्थात लिख लीजिए, अर्थात इसमें केंद्रक
अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। कोशिकांग अविकसित होते हैं, अविकसित होते हैं आदि कर लीजिए। एक तो हो गया ये हम लोगों का, क्लियर। साइनोफाइसी प्रोकैरियोट्स होते हैं। बाकी के जितने भी वर्ग हैं शैवालों के वो सब यूकैरियोट्स होते हैं। तो लिख लीजिए अन्य शैवालों के अन्य सभी वर्ग, शैवालों का पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, शैवालों का अन्य सभी वर्ग यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इसमें सुसंगठित अर्थात इसमें सुसंगठित केंद्रक, सुसंगठित केंद्रक तथा कोशिकांग पूर्णतः विकसित होते हैं, कोशिकांग तथा विकसित कोशिकांग होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, तथा विकसित कोशिकांग होते हैं, विकसित कोशिकांग होते हैं। क्लियर है? ब्लर हो गया, कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख रहे थे? हाँ, मैं बता रहा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो एक वर्ग है, इस वर्ग का नाम आपको याद रखना है साइनोफाइसी। इस वर्ग में जितने भी शैवाल हैं उनकी जो सेल हम देखेंगे कोशिका, तो वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट का सीधा सा मतलब कि उसमें कोशिकांग अविकसित होंगे, केंद्रक अनुपस्थित होगा। बाकी उसको छोड़ करके बाकी के जितने भी वर्ग हैं, कई सारे वर्ग होते हैं, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ऐसे बहुत सारे वर्ग होते हैं। बाकी जितने भी वर्ग के शैवाल हैं सब यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब हो गया कि इन शैवालों में एक केंद्रक पाया जाएगा, विकसित होगा पूरी तरीके से। बाकी के जो अंग होंगे, कोशिकांग होंगे, वो विकसित कोशिकांग होंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखें, विकसित कोशिकांग होता है। अब सवाल उठता है कि हम लोगों को कौन से सेल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है, या हम लोग जो अध्ययन करना जा रहे हैं कौन से सेल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। तो ध्यान रखें, जो प्रोकैरियोट्स सेल होते हैं, जैसे जीवाणुओं का हमने अध्ययन किया, तो जीवाणु क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे, तो उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। साइनोबैक्टीरिया उसी में शामिल हो गया, प्रोकैरियोटिक में शामिल हो गया। तो हम लोग अध्ययन करेंगे बेसिकली यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स के तहत जो भी हम लोगों ने देखा जीवाणु वाला सेक्शन, सेम वैसे ही पाया जाता है उसमें। जैसे साइनोबैक्टीरिया हम लोग देखा कि उसी कैटेगरी में रखा जाता है, तो वैसे ही होता है। हम लोग आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो यूकैरियोट्स का अध्ययन करने वाले हैं, यानी जो विकसित सेल है उनका अध्ययन करेंगे। तो लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके कि यहाँ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स शैवालों की कोशिका संरचना का अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि सामान्यतः ज़्यादातर शैवाल क्या है वो यूकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स का हम लोग जो अध्ययन किए हैं तो जीवाणु में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि प्रोकैरियोट्स तो सर ने छोड़ दिया, बताया नहीं। जीवाणु वाला जो हम लोगों ने अध्ययन किया था सेल का स्ट्रक्चर, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर होता है इनके। तो लिख लीजिए प्रोकैरियोट्स ब्रैकेट में, प्रोकैरियोट्स शैवाल की कोशिका संरचना, प्रोकैरियोट्स शैवाल की कोशिका संरचना, कोशिका संरचना जीवाणुओं के समान होता है, जीवाणुओं के समान होता है, जिसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, हम लोगों ने जीवाणु में कर लिया है, जीवाणु में कर लिया है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आइए, अब हेडिंग डाल लीजिए एक। तो सबसे पहले हम लोग सेल वॉल डाल लीजिए, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसी को बोलते हैं सेल वॉल।
सेल वॉल को देखिए, ये सेल वॉल ऐसा है, ये दो परतों में बने होते हैं सेल वॉल। बेसिकली दो परत होता है, एक बाहरी परत, एक अंदरूनी परत होता है सेल वॉल। ये सेल वॉल दो परतों से बनी होती है, जिसमें से एक परत सेल्यूलोज की बनी होती है और एक परत होती है पेक्टिन या श्लेष्म की बनी होती है। कई सारे ऐसे शैवाल हैं जिसमें ये कोशिका भित्ति की जो परत है कई सारी चीज़ों से मिल करके भी बनी होती है, यानी उसमें और भी कई सारे एसिड होते हैं, कई में प्रोटीन होता है, तो उसे भी हम लोग जान लेंगे ताकि थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ जाइए। तो शैवालों के कोशिका के चारों ओर एक परत पाई जाती है, उसी परत को बोल देते हैं हम लोग क्या, कोशिका भित्ति बोल देते हैं। जैसे मैंने देखा ना, ये शैवाल है, शैवाल की सेल है, ये सेल के चारों ओर जो परत है बाहर की तरफ, उसी को बोलते हैं हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। तो लिखिए, सामान्यतः शैवालों में कोशिकाओं के चारों ओर दोहरी परत का एक स्पष्ट भित्ति पाया जाता है। दोहरी परत का एक स्पष्ट भित्ति पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति कहा जाता है। देखिए, भीतरी परत सेल्यूलोज की बनी होती है, भीतरी परत सेल्यूलोज की बनी होती है तथा बाहरी परत पेक्टिन या इसी को बोलते हैं श्लेष्म की बनी होती है। अब यहाँ पे सामान्यतः प्रश्न पूछ लेता है तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखिए सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर परत के हिसाब से पूछ ले, भीतरी और बाहरी परत को लेकर के, तो आप बता देंगे कि भीतरी परत सेल्यूलोज की बनी होती है, बाहरी परत किसकी बनी होती है, पेक्टिन या श्लेष्म की बनी होती है। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसे पूछ ले कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो बनी होती है, ठीक, श्लेष्म की बनी होती है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, फियोफाइसी वर्ग के शैवालों में सेल्यूलोज के अतिरिक्त हेमीसेल्यूलोज, एल्जीनिक अम्ल तथा फ्यूकोईडिन पाया जाता है। हालांकि इतना डीप में प्रश्न नहीं पूछेगा कि फियोफाइसी वर्ग के शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लेकिन ये नोट्स में मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप पढ़े रहेंगे तो दिमाग में रहेगा। कभी बाय द वे पूछेगा तो आप पकड़ तो लेंगे कि सेल्यूलोज के अतिरिक्त हेमोसेल्यूलोज, कम से कम एक ही चीज़ पकड़ लेंगे तब भी आपका काम वहाँ पे हो जाएगा। एल्जीनिक अम्ल, एक दो चीज़ें पकड़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो फियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल, मैंने बताया शैवालों के अलग अलग वर्ग में बांटते हैं, तो फियोफाइसी वर्ग के शैवालों में जो उनका जो सेल्यूलोज कोशिका भित्ति है, सेल्यूलोज के अतिरिक्त हेमीसेल्यूलोज, एल्जीनिक अम्ल और प्यूकोईडिन से बना होता है, ठीक, पाया जाता है उसमें। इसके अलावा लिखिए, रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में, ये भी एक वर्ग है, रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उन्हें लाल शैवाल बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों में जाइलन का बाहुल्य होता है, यानी जाइलन ज़्यादा पाया जाता है, सेलुलोज के मुकाबले जाइलन पाया जाता है। इसी प्रकार एक है सोनोफाइसी वर्ग, साइनोफाइसी वर्ग के शैवालों की कोशिका भित्ति
कोशिका भित्ति ग्लूकोसेमाइन, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोसेमाइन दिख रहा है ना, ग्लूकोसेमाइन, एमिनो अम्ल, म्यूरेमिक ध्यान रखिएगा, म्यूरेमिक अम्ल तथा डाईएमिनो पाइमिलिक अम्ल, एक अम्ल है ये, अम्ल की बनी होती है। इस प्रकार विभिन्न एमिनो अम्ल से बनी कोशिका भित्ति को म्यूकोपोलीमेरिक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? म्यूकोपोलीमेरिक। ऐसी कोशिका भित्ति को बोलते हैं म्यूकोपोलीमेरिक, जो कई प्रकार के अम्ल से बनती है कोशिका भित्ति। और ये एग्जांपल पाया जाता है किसी में, साइनोफाइसी वर्ग जो सदस्य है, इनकी कोशिका भित्ति बेसिकली पूरी तरीके से उस प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती सेल्यूलोज की बनी हुई, कई सारे एमिनो अम्ल की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति बहुत स्पष्ट नहीं होता है एक्चुअल में यहाँ पे, इसको बोलते हैं म्यूकोपोलीमेरिक। ध्यान रखिएगा, म्यूकोपोलीमेरिक। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। लाइट कट गई और इन्वर्टर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो हम लोगों ने देखा था कि एक वर्ग है जिसको बोलते हैं हम लोग साइनोफाइसी वर्ग। मैं अभी लिखवा रहा था, वहीं से आगे बढ़िए आप लोग। साइनोफाइसी पहले समझ लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने बताया कि साइनोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कई प्रकार के एमिनो अम्ल से बनी होती है, कई प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। तो ऐसी कोशिका भित्ति को जो कई प्रकार के एमिनो अम्ल से बनती है उसे बोलते हैं हम लोग म्यूकोपोलीमेरिक बोलते हैं। यही हम लोग लिख रहे थे, यहीं पे जो है कि इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक, तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। अभी सेल वॉल में कुछ चीज़ें लिखना है, अदरवाइज मैं वहीं पे वीडियो जो है कि वो करता, लेकिन फिर से मुझे लगा कि नहीं, इसे कंप्लीट करके फिर मैं एंड करता हूँ, फिर आगे क्लासेज में आगे देखा जाएगा। तो म्यूकोपोलीमेरिक बोला जाता है इसे। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आगे लिखिए। डेस्मिड तथा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, डेस्मिड तथा डाइटम, ये भी एक विशेष तरीके से, इनके जो सेलवाल होते हैं उनके सेलवाल में छिद्र होता है और छिद्र से माध्यम से ये जीव द्रव्य से जुड़े होते हैं, प्रोटोप्लाज्म से जुड़े होते हैं। क्या होता है जीव द्रव्य, मैं आगे डिस्कशन करूंगा, पहले इसको लिख लीजिए। डेस्मिस तथा डाइटम में कोशिका भित्ति दो भागों में बटी होती है तथा इनकी भित्तियों के मध्य छिद्र पाया जाता है, छिद्र होता है, जिसे पिट कनेक्शन कहा जाता है। पिट कनेक्शन कहा जाता है। इसके माध्यम से ये जीव द्रव्य का संयोजन बना रहता है। इसके माध्यम से जीव द्रव्य का संयोजन बना होता है, इसलिए जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म का संयोजन बना रहता है। यानी डेस्मिड और डाइटम है, उनकी कोशिका भित्ति दो परत होती है, एक परत दूसरा परत, दो भाग में बटा होता है बेसिकली। और इसमें क्या होता है, इसमें छिद्र पाया जाता है, यहाँ बीच में जीव द्रव्य है, इससे संयोजन कनेक्ट होता है। संयोजन मतलब एक दूसरे जीव द्रव्य से कनेक्ट होता है कोशिका भित्ति पूरी तरीके से, छिद्रों के माध्यम से कनेक्ट होता है। तो ये डेस्मिड और डाइटम शैवाल में विशेष तौर पे यहाँ पे कोशिका भित्ति एक विशेष तरीके से देखी गई। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा,
ये हो गया। अब एक पैराग्राफ और चेंज करके लिखिए, युगलिना तथा, देखिए युगलिना भी एक प्रकार का शैवाल है, ध्यान रखिएगा, युगलिना तथा जिम्नोडीनियम में वास्तविक कोशिका भित्ति के स्थान पर एक संरचना उपस्थित होती है, एक संरचना उपस्थित होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेलिकल कहा जाता है। यह पेलिकल क्या होता है? यह पेलिकल द्रव्य जैसा होता है, तरल होता है, जिस वजह से ये दोनों अपना आकार बदल सकते हैं। तो एक्चुअल में युगलिना में क्या होता है, वास्तविक कोशिका भित्ति नहीं होती, बल्कि उसकी जगह क्या होता है, पेलिकल होता है। प्रश्न यहाँ से आईएएस में पूछा गया, युगलिना में कोशिका भित्ति के समकक्ष कौन सी चीज पाई जाती है, पेलिकल पाया जाता है। कौन सा चीज होता है, पेलिकल और कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा। तो कोशिका भित्ति न होकर के पेलिकल होता है। ये कोशिका भित्ति की तरह दृढ़ नहीं होता, मुलायम होता है, अपना शेप आकार बदल सकता है, और ये बना होता है प्रोटीन का, जबकि कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहीं पे लिख लीजिए, यह पेलिकल, यह पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पेलिकल प्रोटीन की बनी एक परत होती है, प्रोटीन की बनी एक परत होती है, एक परत होती है जो कोशिका को संरचना प्रदान करता है, संरचना प्रदान करती है या आकार प्रदान करती है, और इसी पेलिकल के द्वारा ही ये अपना आकार बदलती हैं। जैसे होता है ना, युगलिना के आकार चेंज होते हैं, किसके द्वारा चेंज होता है, पेलिकल ही है सक्षम होता है जो आकार चेंज करने में सक्षम होता है, आकार बदल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पेलिकल वेरी इंपॉर्टेंट, युगलिना और किसमें, जिम्नोडीनियम में। युगलिना और जिम्नोडीनियम दोनों जगह क्या होता है, कोशिका भित्ति की जगह क्या होता है, यहाँ पे होता है पेलिकल होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये तो हो गया सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ तक चीज़ें डिस्कशन कर लिए हैं, तो यहीं पे हम लोग एंड कर देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे बाकी के जो पार्ट हैं एक एक करके, तो वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए